गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उत्तम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं गांधी मैं तो आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। ज्योग्राफी में मैं आप लोगों को कक्षा छठी की एनसीईआरटी कंप्लीट करा चुका हूं। कक्षा सातवीं का भी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है। कक्षा आठवीं का एनसीईआरटी भी खत्म हो चुका है। हम लोग कक्षा नौवीं की एनसीईआरटी देख रहे हैं। कक्षा नौवीं के एनसीईआरटी का आज हम लोग दूसरा चैप्टर देख रहे हैं। दूसरा चैप्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं? दूसरा चैप्टर का पार्ट 2 देख रहे हैं, भारत का भौतिक विभाजन। तो हम लोग देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन। हम लोग भारत का भौतिक विभाजन देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत क्या है, एक बहुत ही विशाल देश है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है। हम लोग जानते हैं भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। और हम लोग जानते हैं कि भारत विभिन्न विभिन्नताओं को अपने में समाहित किए हुए है। भारत में विभिन्न विभिन्नताएं देखा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अरब कंट्री देखने के लिए जाता है, अरब कंट्री घूमने के लिए जाता है, तो क्या देखने के लिए जाता है? मरुस्थल देखने के लिए जाता है, बीच देखने के लिए जाता है। तो हम लोगों का भारत में भी बीच स्थित है। जैसे हम लोगों का थार का रेगिस्तान स्थित है, कच्छ का मैदान स्थित है। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति स्विट्जरलैंड घूमने जाता है तो वो क्या देखने जाता है? वो देखने जाता होगा बर्फ का मैदान, बर्फ और पहाड़ देखने जाता होगा। तो भारत में भी जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और लद्दाख के क्षेत्र में बर्फ और बर्फ से पहाड़ियां पाई जाती है। इस तरह भारत में वो सभी चीज पाई जाती हैं जो विश्व के अनेक अनेक भागों में अलग अलग दिखाई देती है। तो भारत सौंदर्य के दृष्टिकोण से एक बहुत ही अद्भुत देश है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका विभाजन कैसे करते हैं। तो भारत का मुख्यतः 6 वर्गों में विभाजन किया जाता है। सबसे पहला वर्ग तो आता है हिमालय। कैसे? सबसे पहला वर्ग क्या आता है? हिमालय। पहला पार्ट में आता है हिमालय पर्वत। भारत को हम लोग किसमें विभाजित कर सकते हैं? हिमालय पर्वत में। पहला पार्ट हो जाएगा हिमालय पर्वत। दूसरा क्या हो जाएगा? तटीय मैदानी, उत्तरी मैदान। भारत को हम लोग उत्तरी मैदान में भी बांट सकते हैं, हिमालय पर्वत में बांट सकते हैं। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? भारत को मरुस्थल में भी बांट सकते हैं। मरुस्थल, भारत में एक प्रकार का मरुस्थल भी पाया जाता है। चौथा, भारत को हम लोग क्या में बांट सकते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में बांट सकते हैं। किसमें बांट सकते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में बांट सकते हैं। किसमें बांट सकते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में। पांचवा में हम लोग भारत को क्या में बांट सकते हैं? पांचवा में भारत को हम लोग बांट सकते हैं तटीय मैदान में। और छठा में हम लोग भारत को किसमें बांट सकते हैं? छठा में हम लोग भारत को बांट सकते हैं द्वीप समूह में। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके होता क्या है। हिमालय पर्वत, देखिए हिमालय पर्वत का निर्माण कल हम लोग देखे थे। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था? हिमालय पर्वत का निर्माण जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा गई थी तो किसका निर्माण हुआ था? टेथिस सागर के अवसादों से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था तो हिमालय पर्वत काफ़ी बड़ा हिमालय पर्वत है। इसकी लंबाई अगर हम लोग देखें, ये भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो यह भारत में उत्तर से लेके पूर्वोत्तर राज्यों तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? उत्तर से लेके पूर्वोत्तर राज्यों तक फैला हुआ है। अगर हम लोग देखें तो भारत में उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य हम लोगों का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इस यहाँ तक भारत हिमालय फैला हुआ है। हिमालय की टोटल लंबाई 2400 किलोमीटर है। हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। भारत में हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। और हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि हिमालय उत्तरी छोर में जहाँ पे जम्मू कश्मीर है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर है। हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर। उत्तरी छोर में हिमालय की चौड़ाई जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जहाँ पे वहाँ इसकी चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर है। लेकिन जैसे हम लोग पूर्वोत्तर भागों में जाते हैं तो क्या होता है? चौड़ाई कम होती जाती है और चौड़ाई कितनी हो जाती है? 150 किलोमीटर। तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे ही हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय में बढ़ते हैं तो हिमालय की चौड़ाई क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। और साथ ही साथ हिमालय एक ऐसा पर्वत है जहाँ विश्व के लगभग सबसे बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं देखने के लिए मिलते हैं। हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत में स्थित है। कार्डविन ऑस्टिन कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत में स्थित है। नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत में स्थित है। हम लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत में क्या है? बहुत से ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ स्थित है। हिमालय पर्वत से बहुत सी नदियाँ निकलती है, जैसे काली नदी निकलती है, तीस्ता नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है।
ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो हिमालय पर्वत से बहुत सी नदियाँ निकलती है, बहुत से पहाड़ पर्वत पाए जाते हैं। हिमालयी क्षेत्र में बहुत से झील पाए जाते हैं, जैसे मानसरोवर झील, डल झील, वहाँ पे बहुत से क्या पाए जाते हैं, बहुत से हिमालयी पर्वत, हिमालय में पाने वाले जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो हिमालय का वर्गीकरण हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। हिमालय का वर्गीकरण दो तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हिमालय का वर्गीकरण हम लोग कैसे कर सकते हैं। हिमालय का वर्गीकरण आप लोग इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग हिमालय का वर्गीकरण देखते हैं। हिमालय का हम लोग दो तरीकों से वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला तरीका है निर्माण काल के आधार पर। कैसे? निर्माण काल के आधार पर। निर्माण काल के आधार पर। निर्माण काल के आधार पर हिमालय को 3 वर्गों में बांटा गया है। निर्माण काल के आधार पर हिमालय को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या होता है? पहला हम लोगों का होता है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी बोलते हैं। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। दूसरा हम लोग इसको क्या बोलते हैं? निम्न हिमालय। निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय। निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय। तीसरा भाग में हम लोग क्या बांटते हैं? शिवालिक हिमालय। हिमालय को तीसरा भाग में बांटते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। तो हम लोग हिमालय को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? निर्माण काल के आधार पर हिमालय को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन वर्गों में बांट सकते हैं? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। दूसरा निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, और तीसरा शिवालिक हिमालय। उसी तरह हम लोग हिमालय को नदियों के आधार पर 4 वर्गों में बांट सकते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के आधार पर हिमालय को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 4 वर्गों में बांट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग हिमालय से निकलने वाली नदियों के आधार पर। हिमालय से निकलने वाली नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय से निकलने वाले नदियों के आधार पर। दूसरा क्या है? नदियों के आधार पर वर्गीकरण। नदियों के आधार पर वर्गीकरण। तो देखिए हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। कौन कौन नदी निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है, सतलुज नदी निकलती है, काली नदी निकलती है, तीस्ता नदी निकलती है, दिहांग नदी निकलती है। ये सारी नदियां निकलती है ना। तो हम लोग देखते हैं जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का हिमालय होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का हिमालय होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। और ये कौन सा नदी हो गया हम लोगों का? सिंधु। और ये कौन? सतलज। ये कौन सा नदी हो जाएगा? काली, तीस्ता और दिहांग। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग। तो सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय बोलते हैं। उसी तरह सतलज और काली के बीच के हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। और दिहांग और तीस्ता के बीच के हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? असम हिमालय। तो हिमालय को हम लोग कितने वर्गों में बांट सकते हैं? हिमालय नदियों के आधार पर हम लोग हिमालय को 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय किसको बोलेंगे? सिंधु और सतलुज नदी के बीच के हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय बोलते हैं। कुमाऊं हिमालय किसको बोलते हैं? सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। नेपाल हिमालय किसको बोलते हैं? काली और तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय बोलते हैं। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? असम हिमालय बोलते हैं। चलिए अब हम लोग अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं। हम लोगों का दूसरा टॉपिक है मैदान। दूसरा टॉपिक क्या है? मैदान के बारे में डिस्कस करते हैं। मैदान क्या है? तो भारत में मुख्यतः उत्तरी मैदान पाया जाता है। भारत में क्या पाया जाता है? उत्तरी मैदान पाया जाता है। उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान, देखिए मैदान का निर्माण कैसे होता है? मैदान का निर्माण होता है जब पृथ्वी परपट्टी मेंटल और क्रोड से बना होता है। परपट्टी मेंटल और क्रोड से बना होता है।
तो जब पृथ्वी गति करती है तो पृथ्वी के अनेक क्षेत्रों में क्या हो जाते हैं, गड्ढे उत्पन्न हो जाते हैं। और जब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बहती है, हिमालय से नदियाँ बह रही है, तो अपने साथ वो क्या लाती है, अवसाद लाती है, गाद लाती है। अपने साथ जो अवसाद और गाद लाती है तो क्या करती है, अवसाद और गाद को इन गड्ढों में क्या करती जाएगी, भरते जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा एक समतल इलाका बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैदान बोलते हैं। तो मैदान का निर्माण किससे हुआ है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तरी मैदान में मुख्यतः क्या क्या आते हैं, तो उत्तरी मैदान में मुख्यतः हम लोगों को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड के क्षेत्र देखने के लिए मिलते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये मैदान भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैदानी इलाका ही ऐसा इलाका होता है जब विश्व के सघन बने क्षेत्र होते हैं, विश्व के सघन बसे क्षेत्र होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है, जो कहाँ है, एक मैदानी इलाका में। बिहार का जनसंख्या घनत्व तो भी बहुत अधिक है, बिहार में भी बहुत अधिक लोग निवास करते हैं, पश्चिम बंगाल में भी बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। कारण यह है कि वह क्या है, एक मैदानी इलाका है। मैदानी इलाका है तो वहाँ कृषि कार्य बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है। वहाँ की मिट्टियाँ क्या होती है, उपजाऊ मिट्टियां होती है, वहां पे जलोढ़ मृदा पाया जाता है, जिसके कारण सभी कोई क्या कर सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि भारत के लगभग 75% से ज्यादा व्यक्ति क्या है, कृषि कार्य करते हैं। भारत के लगभग 75% से ज्यादा व्यक्ति क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। तो वहां पे जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, वहां पे सभी व्यक्तियों को क्या मिल पाता है, पानी मिल पाता है। नदियों, हिमालय की नदियां 12मासी होती है, वहां से आने वाली पानियों से वो क्या कर पाते हैं, अपना खेतों के लिए पानी ले जाते हैं नहर की सहायता से और सिंचाई कर सकते हैं, जिससे उनका उत्पादन क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है और वो उत्पादन को बाजार में बेच के अपना जीविका चला सकते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि मैदानी इलाका में सड़क निर्माण का कार्य आसान होता है, उद्योग निर्माण का कार्य आसान होता है। इसीलिए मैदानी इलाका में क्या होता है, सघन बसे क्षेत्र होते हैं, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में लोगों का क्या होता है, निवास स्थान होता है, बहुत अधिक मात्रा में लोग रहते हैं। अब मैदानी इलाका में मुख्यतः क्या, चावल, गेहूँ, इस सब की फसल उगाई जाती है। मैदानों को हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन, मैदानों को हम लोग 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो पंजाब का मैदान, 3 वर्गों में बांट सकते हैं। सॉरी, एक पंजाब का मैदान, दूसरा सिंधु का मैदान और तीसरा सिंधु का मैदान। पंजाब का मैदान, सिंधु का मैदान और गंगा का मैदान। पंजाब का मैदान, सिंधु का मैदान और गंगा का मैदान, हम लोग इसको 3 वर्गों में बांट सकते हैं। गंगा का मैदान, तो देखिए हम लोग गंगा का मैदान का बात करते हैं। गंगा का मैदान, गंगा जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ पे मैदान का निर्माण करती होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा का मैदान बोलते हैं। गंगा का मैदान कहाँ फैला हुआ है, तो गंगा का मैदान मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, क्योंकि गंगा नदी मुख्यतः उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर शहरों से, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों से, बिहार के भागों से और अंत में पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा का मैदान क्या है, गंगा का मैदान भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा पंजाब का मैदान देखते हैं। पंजाब को बोला जाता है 5 नदियों की भूमि। पंजाब को क्या बोला जाता है, 5 नदियों की भूमि। तो यहाँ 5 नदी बहती है, तो ये 5 नदी मिलकर क्या करते हैं, पंजाब के मैदान का निर्माण करते हैं। पंजाब के मैदान में पंजाब और हरियाणा का भाग आ जाता है। तीसरा क्या देखते हैं हम लोग, सिंधु का मैदान। सिंधु का मैदान का अधिकतर भाग कहाँ बहता है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी से जो मैदान बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु का मैदान बोलते हैं। लेकिन सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो सिंधु के मैदान का अधिकतर भाग कहाँ पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है। तो चलिए मैदान का हम लोग मृदा के आधार पर, मैदान का नदियों के आधार पर हम लोग 4 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। क्या क्या में वर्गीकरण कर सकते हैं, एक तो बांगर में वर्गीकरण कर सकते हैं, एक खादर में वर्गीकरण कर सकते हैं, एक भाबर में वर्गीकरण कर सकते हैं और एक तराई में वर्गीकरण कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, बांगर में कर सकते हैं, खादर में कर सकते हैं, भाबर में कर सकते हैं और तराई में कर सकते हैं। बांगर क्या होता है, जो नई जलोढ़ मृदा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। भाबर क्या होता है, भाबर वैसा क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियाँ आके लुप्त हो जाती है, जहाँ पर नदियाँ आके क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम स्थल का कौन सा, इलाहाबाद। लेकिन हम लोगों को क्या सरस्वती का अस्तित्व देखने के लिए मिलता है, नहीं देखने के लिए मिलता है। तो सरस्वती नदी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। उसी तरह तराई क्या होता है, कुछ नदियां लुप्त होने के बाद पुनः दिखाई देने लगती हैं, कुछ नदियां लुप्त होने के बाद दोबारा दिखाई देने लगती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं। तो नदियों के आधार पर हम लोग मैदान को कितने वर्गों में बांट सकते हैं, 4 वर्गों में। कौन कौन, बांगर, खादर, भाबर और तराई। बांगर, खादर, भाबर और तराई में बांट सकते हैं।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा पार्ट, प्रायद्वीपीय पठार। किसका देखते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। अब हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, देखिए प्रायद्वीपीय पठार का बेसिकली दो तरीकों से वर्गीकरण किया गया है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का लगभग बहुत बड़े इलाके में पाया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, असम, इन सभी क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? पठारी इलाका पाया जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार भारत का लगभग बहुत बड़ा इलाका में क्या पाया जाता है? पठारी प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला तो मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, और दूसरा क्या? ढक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि और दूसरा ढक्कन का पठार। ढक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि और ढक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि में भी हम लोग इसको बहुत से वर्गों में बांट सकते हैं। मध्य उच्च भूमि में हम लोग इसको क्या बांट सकते हैं? बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। दूसरा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तीसरा मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार। चौथा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। ढक्कन का पठार को भी हम लोग बहुत से वर्गों में बांट सकते हैं। पहला तो ढक्कन ट्रैप में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? ढक्कन ट्रैप में, ढक्कन ट्रैप में। दूसरा मेघालय का पठार या किर्वी लोंग, जिसको हम लोग किर्वी लोंग भी बोलते हैं, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। तीसरा हम लोग क्या बांटेंगे इसको? पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। चौथा किस में बांटेंगे? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको बांट सकते हैं। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठारों का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। प्रायद्वीपीय पठारों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा? मध्य उच्च भूमि और ढक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि में कौन कौन से पठार आते हैं? तो बघेलखंड का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, मालवा का पठार आता है और छोटा नागपुर का पठार आता है। साथ ही अगर हम लोग देखते हैं ढक्कन का पठार, तो ढक्कन का पठार में कौन कौन सा पठार आता है? ढक्कन ट्रैप आता है, मेघालय का पठार आता है, पूर्वी घाट आता है, पश्चिमी घाट आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मरुस्थल। मरुस्थल बेसिकली भारत में मात्र एक ही मरुस्थल पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल, थार का रेगिस्तान, जो कि कच्छ का रण, जिसमें कच्छ का रण भी शामिल है, कच्छ का रण भी शामिल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या होता है? देखिए भारत का ये वी आकृति का ये शेप बना हुआ है। इधर भी, इधर क्या? इधर हम लोगों का अरब सागर है, उधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? अरब सागर है और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो जो इधर हम लोगों का तट के इस तरफ जो मैदान पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। यहाँ पे कोरोमंडल का मैदान पाया जाएगा। फिर से पूर्वी घाट का मैदान पाया जाएगा, पूर्वी घाट का मैदान पाया जाएगा। अगर हम लोग पश्चिम की ओर बात करें, तो पश्चिम की ओर हम लोगों को कोंकण तट देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? कोंकण का मैदान या कोंकण तट देखने के लिए मिलता है। कोंकण तट देखने के लिए मिलता है और पश्चिमी घाट का मैदान देखने के लिए मिलता है। कोंकण तट और पश्चिमी घाट का मैदान देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग तटीय मैदान हम लोग जानते हैं कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है ना। तो 7516.6 किलोमीटर के दोनों तरफ क्या होंगे? मैदान उपस्थित होंगे, क्योंकि तट अपने साथ क्या लाती होगी? अवसाद लाती होगी, गाद लाती होगी, तो मैदान बना होगा। ये मैदान को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं? जो पूर्वी तट पर स्थित है वो मैदान को हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं और पूर्वी घाट के मैदान के नाम से जानते हैं, पूर्वी तट के मैदान के नाम से जानते हैं। उसी तरह जो हम लोगों का पश्चिम की ओर मैदान होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं या फिर पश्चिमी घाट का मैदान बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों का आता है द्वीप समूह। तो भारत में मुख्यतः दो द्वीप समूह है। पहला तो लक्षद्वीप द्वीप समूह और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह ऐसा समूह होता है जो चारों ओर समुद्रों से घिरा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वीप समूह होता है। तो भारत में दो द्वीप समूह होते हैं। पहला लक्षद्वीप द्वीप समूह है और दूसरा कौन सा है? हम लोगों का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों द्वीप समूह भारत के क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये दोनों द्वीप समूह भारत के क्या है, दो केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है। और हम लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा स्थित है, बैरन द्वीप स्थित है, बैरन द्वीप स्थित है, बैरन द्वीप स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन हम लोगों का खत्म होता है, इसके बाद का वीडियो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई दिक्कत हो वीडियो में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या सुधार किया जा सकता है।